हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है डिस्ट धारा जनित डीसी जनरेटर जिसे कहते हैं। दोस्तों, डिस्ट धारा जनित्र जिसे डीसी जनरेटर भी कहते हैं। ये चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 आपका है, लेसन 6 है। दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, आपका ये डिटेल में है, थ्योरी है जिसे कहते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन में थ्योरी है और ये टेक्निकल भी। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा आपका टेक्निकल है। जो यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, ITI वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं, ये दोस्तों उसके लिए आपका एक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता भी रहेगा। दोस्तों, अब वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और आपका चैप्टर 6 डिस्ट धारा जनित्र से स्टार्ट हो रहा है और आपका आगे है, और इसका क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो एक चैप्टर का है। ये थ्योरी जो है आपका जितना भी टाइम लगने वाला है ये कंप्लीट होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनित्र जनरेटर को देखेंगे और जनरेटर क्या है यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है जनित्र और जनरेटर के बारे में। यहाँ पर देखिए पॉइंट में क्या दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो मशीन है जनित्र कहलाती है। जनित्र किसे कहते हैं दोस्तों, जनरेटर किसे कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो मशीन है इसे जनित्र कहलाती है। इसे जनित्र भी कहते हैं या कहलाती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यदि जनित्र डीसी मतलब डायरेक्ट करंट पैदा करती है, जो जनित्र है जनरेटर है वो डायरेक्ट करंट पैदा करती है, तो जो डीसी जनित्र है तथा एसी अल्टरनेटिंग करंट पैदा करती है तो अल्टरनेटर कहलाती है। दोस्तों, ये पॉइंट फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, यदि जनित्र डीसी पैदा करती है तो जो डीसी जनित्र तथा एसी पैदा करती है, डीसी जनित्र क्या करती है तथा एसी पैदा करती है तो अल्टरनेटर कहलाती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, छोटे आकार के जो डीसी जनित्र हैं, छोटे प्रकार की जो डीसी जनित्र हैं, इसमें जो डायनमो के नाम से जानते हैं दोस्तों, डायनमो के नाम से जो जानते हैं, छोटे आकार की जो डीसी जनित्र हैं उसको डायनमो कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, डीसी जनित्र का जो डायनमो है, डीसी जनित्र या डायनमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके डायनमो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी जो गति से जो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल पैदा होता है, जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह गतिज कहलाती है। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, अब आइए यहां पर देखिए फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, राइट हैंड रूल। ये आपका इमेज है। आपका एक इमेज और आया हुआ है दोस्तों, वहां पर दोनों प्रकार की इमेज में डिफरेंट दिखाए गए हैं। कौन सा फ्लेमिंग का दायां हस्त है, आपका आगे इमेज है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के क्या है, लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग के राइट हैंड। फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, फोर्स जिसे कहते हैं मोशन हो रहा है। अंगूठा जो दिखा रहा है बल दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोशन हो रहा है, फ्लेड है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इमेज छोटा जो दिखाया गया है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। और ये रहा आपका जो अंगूठे का जो निशान दिखाई दे रहा है, आपका अंगूठा जो दिखाई दे रहा है, ये मोशन है, फोर्स है, एफ है। और ये जो तर्जनी है, लाइंस ऑफ फ्लक्स, ये फील्ड को दर्शाता है, क्षेत्र जिसे कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। और ये जो अंगुली है आपका, ये दिखा रहा है आपका आई
करंट डायरेक्शन दिखा रहा है, आपका डायरेक्शन दिखा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, मोशन हो रहा है। और सॉरी दोस्तों, ये फ्लेड नहीं फील्ड है, यहाँ पर जो छोटी सी दिखाई दे रही है यहाँ पर फील्ड है। और यफ यम यफ है, इसमें राइट हैंड में यफ यम यफ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अंगूठे का इसमें निशान दिखा रहा है, यहाँ पर भी बल दिखा रहा है। बी में क्या है, क्षेत्र दिखा रहा है। और यहाँ पर क्या है, वी एंड आई, ई एम एफ एंड करंट को आपको प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यस है, और ये रहा आपका यस, ये रहा आपका यस, और ये यन आपका प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर सारी चीजें इतनी बढ़िया से दिखाई गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट फिगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहाँ पर आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में दिखाया गया है क्या हो रहा है। जनरेटर है, जनरेटर है, सो द डायरेक्शन ऑफ वेन कंडक्टर के बारे में दिखाया गया है। द राइट हैंड इज held with the thumb, first finger and second finger mutuality। और यहाँ पर और कुछ चीज़ें शो कर रही हैं। यहाँ आप अपने वीडियो में दोस्तों इसको जूम करके देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करिएगा और उसके बाद जो है डाउनलोड करने के बाद जो है इस वीडियो को जूम करके यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं अलग अलग फिंगर के बारे में, और इसमें तो थोड़ा लंबा भी है। और यहाँ पर जो बताए गए हैं बहुत सारे डिटेल में दिखाए गए हैं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन कंडक्टर के बारे में भी इसमें बताया गया है। वीडियो को डाउनलोड करेंगे, इसके बाद जूम करके देख लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में क्या करा है, इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले जो विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि दाएं हाथ की जो प्रथम दो अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण, दोस्तों इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे हुआ है अपना जो राइट हैंड है फ्लेमिंग का। तो इस नियम के अनुसार हम चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान चालक जिसे मोशन कहते हैं, चालक में पैदा होने वाले जो विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ के जो प्रथम दो अंगुलियां तथा अंगूठे का जो परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाए जाएं कि जो अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की जो बी जहां वहां पर है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, तो जो दूसरी बीच की अंगुली है उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। मतलब दोस्तों धारा को इंगित कर रहा है वहां पर। अब आइए दोस्तों सीखते हैं, डीसी जनरेटर आपका हो गया, डीसी जिसे जनरेटर कहते हैं, डीसी जनित्र। अब आइए दोस्तों डीसी जनित्र के मुख्य भाग को देखते हैं कि डीसी जनित्र में मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पहला बॉडी है, बॉडी में दोस्तों 3 पॉइंट दिए गए हैं और इसको देखेंगे। यदि जो दोस्तों मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या योक कहते हैं, नोट करेंगे दोस्तों, योक कहते हैं, बाहरी भाग जो होते हैं बॉडी उसे योक कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ये कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है, नोट करेंगे ये भी, आयरन और कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से बनाई जाती है। इसकी जो बाहरी डीसी जनित्र की बाहरी जो बॉडी है, इसकी जो फिगर है योक है दोस्तों, उसका जो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनाई जाती है बॉडी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के लिए क्या साथ साथ चुंबकीय बल यह दोस्तों मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ क्या कर रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करती है, दोस्तों। यही थोड़ा सा आपका भाग है, आपका आगे फिगर है, देखते हैं आपके भाग के बारे में फिगर है। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चला है, आगे भाग में आपका लिखा गया है। ये बॉडी के भाग में किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की बनाई जाती है, कास्ट स्टील की बनाई जाती है, नोट करेंगे। आपका योक बाहरी डीसी जनित्र के, इसको नोट करेंगे दोस्तों। फ्रेम और योक है, ये फील्ड बाइंडिंग है, साफ्ट है, पोल शू है, यही उसके वहां पे यही सब सारी चीजें लिखी गई हैं। आर्मेचर कंडक्टर, कम्यूटेटर और फील्ड पोल है इस फिगर में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यन है, फिर यन है, यहाँ पर यस। आपका नेक्स्ट है,
यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है, थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? जो उसके अंदर की जो बाइंडिंग हो रही, फील्ड बाइंडिंग हो रही है, फील्ड बाइंडिंग हो रही है, तो कम्यूटेटर कापर का और पोलर फील्ड एक्सिस है, और आर्मेचर कोर है, आर्मेचर स्लॉट है, शाफ्ट है, ब्रश कार्बन है। ब्रश कार्बन कहाँ पे है? ये छोटी सी लकी हुई काली सी है, इसमें मैं थोड़ा नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही हमारा कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों, रुक जाइए। ये रहा आपका ब्रश कार्बन, ब्रश कार्बन। और आर्मेचर टूल्स हैं। आर्मेचर टूल्स कहाँ है? मैं हटा दे रहा हूँ इसको जहाँ पर लगाया हूँ। क्या है? छोटी छोटी चीजें दी गई हैं इसमें। आर्मेचर टूल है। आर्मेचर टूल कहाँ पर है? यहाँ पे जो एन के द्वारा थ्रू दर्शाया गया है। पोल कोर है, आर्मेचर बाइंडिंग है। जो यहाँ पर फिगर आपको ऐसे लाइन तरीके से दिखाया गया है, आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। आर्मेचर आर्मेचर बाइंडिंग है और पोल कोर है। पोल कोर कहाँ पे है? ये रहा, जो साइड दिखाई दे रही है, ये पोल कोर है। पोल सू है, फिक्स प्रोडक्ट फ्लक्स 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 प्रोड्यूस्ड है दोस्तों, ये फ्लक्स प्रोड्यूस्ड कर रहा है। यहाँ पर ये जो फिगर लाइनें लाइनें दिखाई रहे हैं, ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ये इंटरपोलर एक्सिस है। ये इंटरपोलर एक्सिस है योग दोस्तों। ये फिगर आपका, ये वाला फिगर तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और F2 है, F1 है, F1 प्लस है, F2 माइनस है, नोट करेंगे दोस्तों। आपका आगे है नेक्स्ट। अब आइए दोस्तों फील्ड पोल के बारे में, फील्ड पोल के बारे में जानते हैं। 2 पॉइंटें दी गई हैं इसमें। इनका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। जो फील्ड पोल हैं, इनका जो मुख्य कार्य है, इनका जो मुख्य कार्य है, जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। और यहाँ पर देखिए फील्ड पोल की जो न्यूनतम संख्या 2 होती है। फील्ड पोल की नोट करेंगे दोस्तों, जो न्यूनतम संख्या 2 होती है, तथा जो समानता अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम। न्यूनतम कम से कम 2 होती हैं, और अधिकतम जो होती हैं 8 होती हैं, 8 होती हैं। और इसके बारे में पोल फील्ड पोल के बारे में आगे एक फिगर है, वहाँ पर ये सारी चीज, इसमें तो कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपका दिखाई देगा। यहाँ पर आइए इस फिगर में, टॉप्ड होल्स फॉर फिक्सिंग, ये आपका 2 पोल हैं। रिवेट है, रिवेट हैं, और लेमिनेटेड पोल कोर हैं, और लेमिनेटेड पोल शू हैं। सेक्शन ऑफ फील्ड कॉइल, ये वाली आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों आर्मेचर के बारे में देखते हैं। आपका तीसरा है आर्मेचर। आर्मेचर में कुछ पॉइंटें दी गई हैं, यहाँ पर देखेंगे। यह एक बेलनाकार भाग है, जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियों है, लेमिनेटेड को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। किसको? यह एक बेलनाकार भाग है। आर्मेचर एक बेलनाकार भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर कोर के जो लेमिनेटेड होने से, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से उसमें जो हिस्टेरेसिस क्षति होती है, हिस्टेरेसिस क्षति या एडी धारा जिसे कहते हैं, क्षति कम होती है। लेमिनेट करने से, कोर को लेमिनेट करने से जो हिस्टेरेसिस या एडी धारा क्षति होती है, इसको कम किया जाता है लेमिनेट करके। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आर्मेचर में जो आर्मेचर कॉइल्स हैं, आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए जो स्लॉट कटे होते हैं, आर्मेचर में जो आर्मेचर कॉइल को स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं दोस्तों। आपका अगले वीडियो में क्वेश्चन आने वाले हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपका टेक्निकल यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2 और ITI वस्तुनिष्ठ जो CBT एग्जाम होते हैं, RRB में जो एग्जाम होते हैं, इसरो DRDO इलेक्ट्रीशियन से जो भी क्वेश्चन आप बनते हैं, कुछ जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और यूपीपीसीएल TG2 और यूपी आर्मिनल TG2 ITI के लिए दोस्तों ये तो बेस्ट है। कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बेस्ट हैं वीडियो। और दोस्तों प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, और आपके चैनल में भी क्वेश्चन पड़े हैं, वहाँ पे जाके आप दोस्तों वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देख सकते हैं, और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बेस्ट आपका वीडियो है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों
आर्मेचर का जो मुख्य, अब यहाँ पर पॉइंट है देखेंगे दोस्तों, आर्मेचर का जो मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स के छेदन करके उसमें क्या करते हैं, आर्मेचर उसमें स्थापित आर्मेचर बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समानता आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, 1 ओम होता है। आपका नेक्स्ट है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, और आर्मेचर से एक फिगर और आपका आया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, जो ये आर्मेचर है आपका, ये आपका आर्मेचर है। ये दोस्तों आपका इस पॉइंट में आर्मेचर का जो फिगर आया हुआ है, मैं आके आपको दिखा रहा हूँ। यह डीसी जनित्र के घूमने वाले भाग, यह डीसी जनित्र के घूमने वाले भाग जो शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्मेचर के मुख्यतः 2 प्रकार के बाइंडिंग की जाती हैं। कौन कौन से हैं आर्मेचर पे 2 जो मुख्य बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग के बारे में सीखेंगे और वेव बाइंडिंग के बारे में सीखेंगे आगे। लैप बाइंडिंग में जो समानांतर पथों की संख्या होती है, लैप बाइंडिंग में जो समानांतर पथों की संख्या होती है पोल्स की संख्या के बराबर, तथा वेव बाइंडिंग में 2 होती हैं। वेव बाइंडिंग में क्या होती हैं, 2 होती हैं, और जो पोल्स की संख्या के बराबर तथा वेव बाइंडिंग में 2 होती हैं। लैप बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या और पोल्स की जो संख्या के बराबर वेव बाइंडिंग में 2 होती हैं। नोट करेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है अब, अरे दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ बाइंडिंग ऐसे भी किए जाते हैं जो आपके लिए, आपका तो आगे है, रुक जाइए, मैं इसको अभी बता रहा हूँ। अब आइए दोस्तों देखिए, ये आर्मेचर स्टॉक है, ये इतना भाग आर्मेचर स्टॉक है, आर्मेचर स्लॉट है, आर्मेचर टूथ है, और बाइंडिंग कॉइल है, कम्यूटेटर ब्रश है, और आर्मेचर शाफ्ट है। ये आपका आर्मेचर का फिगर है। और आइए इस फिगर पर, इसमें कुछ देखते हैं, नया आया हुआ है दोस्तों, क्रिएटिव कुछ होना चाहिए कुछ सीखने के लिए। अब डीसी आर्मेचर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये छोटे फिगर में डीसी आर्मेचर है। क्रिएट ए डिटेल डिफरेंस एसी एंड डीसी मोटर एंड आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी है, ये डीसी बना रहा है, और ये रहा आपका स्क्वायरल केज है, ये स्क्वायरल केज है दोस्तों। स्क्वायरल केज का फिगर आप देख सकते हैं आराम से, आराम से आप यहाँ पर देखिए दोस्तों इतना बढ़िया फिगर है आपका, इसमें सारी चीजें एक ही में सब दर्शा दिए गए हैं। डीसी आपका पहला फिगर है, स्क्वायरल केज है, ये वाउंड रोटर है, प्लेट, कम्यूटेटर, यहाँ ऊपर कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों क्या लिखा गया है, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं वाउंड रोटर है। अब वाउंड रोटर में भी डिफरेंट तरीके से देखिए, स्क्वायरल केज कैसा है, वाउंड रोटर कैसा है। अब आइए दोस्तों एसी मोटर पर, एसी मोटर, यहाँ पर एसी मोटर का बाइंडिंग हुआ है। अब यहाँ पर आइए बड़े वाले पे, हूटर है, सॉरी दोस्तों ये क्या लिखा गया है, हाउटर है, क्या है हाउटर, ये रोटर दोस्तों, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है यहाँ पर। ये रोटर है। अब ये इतना समझिए, ये रोटर है, रोटर में देखिए दोस्तों, पहले में देखिए ये वाला आप देखिए, यहाँ पर जहाँ लिखा गया और तीर के निशान को प्रदर्शित किया गया है, ये स्क्वायर केज रोटर है। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ फिगर है, ये स्क्वायरल केज रोटर है। कहाँ पर है स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर कहाँ पे है, जो फिगर आपको प्रदर्शित किया गया है चिन्ह द्वारा, दो यहाँ से लेके यहाँ तक के हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के हैं स्क्वायरल केज रोटर। यहाँ पर आइए, ये फिगर आपका रहा, और ये बाउंड रोटर है। बाउंड रोटर मतलब दोस्तों आपका ये जो फिगर स्क्वायरल केज और बाउंड रोटर है, यहाँ पर बता रहा है कि कहाँ पर बाउंड रोटर का प्रयोग हो रहा है और कहाँ स्क्वायरल केज का प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है। और ये तो एसी और डीसी दोनों हैं यहाँ पर।
बाइंडिंग एसी और डीसी दोनों बाइंडिंग है, और डीसी जनरेटर है, सॉरी दोस्तों डीसी आर्मेचर भी है। ये रहा, ये फिगर आपके लिए बेस्ट फिगर है दोस्तों। सारी चीजें इसी में इंक्लूड किया गया है, इसी फिगर में। आपका नेक्स्ट है अब आइए दोस्तों लैप बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे और वेब बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग देखिए दोस्तों आपका फिगर ऐसा होता है, और वेब बाइंडिंग का फिगर आपका ऐसा दिखता है। इसके बारे में आगे आपका डिटेल में दिया गया है, डिटेल में देखते हैं। अब आइए लैप बाइंडिंग में क्या हो रहा है। पहला पॉइंट है लैप बाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है। लैप बाइंडिंग में क्या हो रहा है, इसमें जो वोल्टेज का मान होता है कम होता है। और वेब बाइंडिंग में क्या होता है, करंट का मान बहुत कम होता है। लैप बाइंडिंग में वोल्टेज का और वेब बाइंडिंग में करंट का मान कम होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट, इसमें एक दूसरे के समानांतर बहुत सा परिपथ होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक हो जाता है। और इसमें क्या हो रहा है, जहां अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों पॉइंट पे, ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, ब्रशों की संख्या। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ब्रशों की संख्या बटे में क्या है, बाई में पथों की संख्या। नेक्स्ट है, अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए, सॉरी दोस्तों, अगर आर्मेचर को दोस्तों पहला पॉइंट क्या कर रहा है, ईएमएफ इक्वल टू ब्रशों की संख्या बाई पथों की संख्या। दूसरा पॉइंट, अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो यह अल्टरनेटिंग करंट देगा। स्लिप रिंग से जोड़ेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट देगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ देखिए दोस्तों स्लिप रिंग को जोड़ेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट देगा। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ा जाए तो वह डीसी करंट देगा। कम्यूटेटर के साथ जोड़ेंगे तो डीसी करंट देगा, और स्लिप रिंग के साथ जोड़ेंगे तो अल्टरनेटिंग मतलब एसी करंट देगा, और कम्यूटेटर के साथ जोड़ेंगे तो डीसी करंट देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन के ध्रुवों की समान संख्या के लिए लैप बाइंडिंग की तुलना में वेब बाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिक होगा। अब आइए दोस्तों ये फिगर देखिए, दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर जिसे कहते हैं दोस्तों, कम्यूटेटर देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, ये है स्लॉट टूथ, और ये बाइंडिंग कॉइल, ये कम्यूटेटर बार, और ये कम्यूटेटर बार है, और आर्मेचर सॉफ्ट है। और आपका नेक्स्ट है फिगर, सॉरी दोस्तों फिगर नहीं है, आपका ये आया हुआ है पॉइंट है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच। अब देखेंगे दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका इंसुलेशन लगा होता है। नोट करेंगे दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या होता है, माइका इंसुलेशन लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं। अब इसको नोट करेंगे दोस्तों, मैं इसको दोहरा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एसी डीसी आपका बन रहा है, एसी कैसे उत्पन्न हो रहा है, डीसी कैसे बन रहा है। तो कॉइल के सिरों के जो कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों को बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। इसके आधार पर, बैकेलाइट के आधार पर तांबे की मोटी पत्तियों को किस पर, हार्ड ड्रॉन पर। नोट करेंगे दोस्तों, पत्तियों के बीच में अभ्रक भरा रहता है, पत्तियों के बीच में क्या रहता है, अभ्रक भरा रहता है, माइका जिसे कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में माइका और हिंदी में अभ्रक। नेक्स्ट है, कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। कम्यूटेटर को किस पर स्थापित किया जाता है, शाफ्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है, आर्मेचर कॉइल में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है डीसी के रूप में प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे खंडित वलय स्लिप रिंग भी कहते हैं, इसे खंडित वलय स्लिप रिंग भी कहते हैं। नोट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश और
इंटरपोल्स के साथ कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग भी किया जाता है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका ब्रश रोटर आर्मेचर है, ये ब्रश है और कम्यूटेटर है आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, यह कार्बन का बना होता है। ब्रश किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ी क्षमता के जनित्र में ब्रश तांबा और कार्बन के मिश्रण का बना होता है। तांबा और कार्बन के मिश्रण का बना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन के बने ब्रश में नर्म और स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, कार्बन में जो बने ब्रश होते हैं नर्म और स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं तथा जो इनका तापमान गुणांक है ऋणात्मक होता है। इसका जो तापमान गुणांक है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रश के द्वारा ही करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। ब्रश के द्वारा, नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ब्रश के द्वारा किसको बाहर भेजते हैं? करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों की चुंबकीय उदासीन अक्ष पर होना चाहिए। उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को जो चुंबकीय उदासीन अक्ष पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन ब्रशों का जो धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी है 5 एम्पीयर बाई स्क्वायर मीटर है। कार्बन ब्रशों की जो धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी क्षमता 5 एम्पीयर प्रति स्क्वायर मीटर रखा जाता है। कार्बन ब्रशों की जो धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी जो 5 एम्पीयर बाई स्क्वायर मीटर रखा जाता है। दोस्तों नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लोड करंट बढ़ जाए तो जो ब्रशेज हैं, ब्रशेज का जो वोल्टेज ड्रॉप बंद हो जाएगा। लोड जो होता है इसका, ब्रश का लोड करंट बढ़ जाए तो ब्रशेज का जो वोल्टेज ड्रॉप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से एक दियसीय आघूर्ण प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, अब आइए दोस्तों नया सीखते हैं आपका, और डीसी जनित्र के जो जनरेटर हैं आपके भाग भी हो गए, लैब बाय बाइंडिंग हो गए, और एसी और डीसी कैसे बनाए जाते हैं आपका ये हुआ। और आइए दोस्तों अब देखते हैं विद्युत वाहक बल समीकरण, ईएमएफ इक्वेशन। दोस्तों आप विद्युत वाहक बल ईएमएफ के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन इसकी एक समीकरण होती है, और समीकरण क्या कहता है आप यहाँ पर अब देखने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा ईएमएफ से लगभग 15-20 क्वेश्चन बन जाते हैं विद्युत वाहक बल समीकरण से। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इसमें जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। E इक्वल टू 5.Z.N बाई 60 गुणे P बाई A, आपका ये ईएमएफ समीकरण का इक्वेशन समीकरण है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, इसका कार्य क्या क्या है। अब दोस्तों जैसे ईएमएफ आया, विद्युत वाहक बल समीकरण, और जिसको थोड़ा सा पता नहीं होगा तो P बाई A को एम्पियर बोल देंगे, तो ये एम्पियर यहाँ पर नहीं होगा समीकरण में, ये एम्पियर यहाँ पर नहीं होगा। इस एक वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, वहाँ पर एम्पियर नहीं था, यही आर्मेचर एक समानांतर क्षेत्रों का समीकरण एक से वहाँ प्रदर्शित किया गया था उस वीडियो में, शायद वहाँ पर उस वीडियो में मैं वहाँ पर एक उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पर डिटेल में दिया गया है, और यहाँ पर विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में सीखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जहाँ ई जनित्र द्वारा पैदा विद्युत वाहक बल है वोल्ट में है। नोट करेंगे, ये क्या कहता है, ई कहता है जनित्र द्वारा पैदा विद्युत वाहक बल वोल्ट्स में, और फाई क्या कहता है, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स है वेबर में, और जेड क्या कहता है, फाई प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स है, और जेड आर्मेचर चालकों की संख्या है, एन आर्मेचर की जो घूर्णन गति है आरपीएम में बताएगा।
जेड आर्मेचर चालकों की संख्या बताएगी और एन आर्मेचर घूर्णन गति की आरपीएम में एन घूर्णन गति बताएगा। और ये पी क्या है, पोल्स की संख्या बताएगा। ए आर्मेचर बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या बताने वाला है। अब आइए दोस्तों, डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। वो भी क्वेश्चन डीसी से ही क्वेश्चन था दोस्तों, जहां पर एम्पियर गलती से निकल गया है और हम उसके लिए माफी चाहते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको डिटेल में दिया गया है और क्वेश्चन उस क्वेश्चन का दोस्तों किस नंबर पर क्वेश्चन कौन सा है वो भी दिया गया है, किस नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी जनित के घूर्णन दिशा परिवर्तन परिवर्तन करने से जो करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों, डीसी जनित्रों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं डीसी जनित्र के बारे में, इसका वर्गीकरण देखते हैं क्या है। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जो डीसी जनित्र हैं, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जो डीसी जनित्र का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। डीसी जनित्र का वर्गीकरण उत्तेजना प्रणाली के आधार पर नोट करेंगे दोस्तों। पहला क्या है, पृथक उत्तेजित जनित्र है, दूसरा स्व उत्तेजित जनित्र है। अब आइए दोस्तों, पृथक उत्तेजित जनित्र सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है और दूसरा स्व उत्तेजित जनित्र ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। और यहाँ पर आइए दोस्तों, पृथक उत्तेजित जनित्र का फिगर है आपका, पृथक उत्तेजित जनित्र का फिगर है आपका। नेक्स्ट है, अब इसके बारे में देखते हैं। फिगर आपका आया हुआ है और पृथक उत्तेजित जनित्र के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले जो फील्ड हैं, पोल्स हैं, विद्युत चुंबक को उत्तेजित करने के लिए बाहरी जो डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। डीसी प्रकार के जनित्र में जो प्रयोग किए जाने वाले जो फील्ड पोल्स हैं, विद्युत चुंबक को जो उत्तेजित करने के लिए जो बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है, उत्तेजित करने के लिए किसको, डीसी स्रोत को, तो क्या होगा, बाहरी जो डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें उत्तेजक जो वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथक उत्तेजित जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकती है। पृथक उत्तेजित जनित्र क्या करता है, बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकती है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, जहां हम कम वोल्टता और उच्च धारा की आवश्यकता हो, जहां कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता हो, वहां इस प्रकार का जो जनित्र प्रयोग होता है, इस प्रकार का जनित्र प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत लेपन धातु शुद्धिकरण इत्यादि में प्रयोग होता है। विद्युत लेपन धातु शुद्धिकरण इत्यादि में प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट आपका ये स्व उत्तेजित जनित्र क्या कह रहा है कि स्व उत्तेजित जनित्र का ये फिगर है दोस्तों। फिगर में आप ये ऐसा स्व उत्तेजित जनित्र होता है। यहाँ पर दोस्तों कम्यूटेटर है और कुछ चीजें तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखते हैं, आपका आगे फिगर है, नहीं तो आपका यही फिगर होगा, यही आपका स्व उत्तेजित जनित्र का फिगर है। इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल्स, स्व उत्तेजित जनित्र में इस प्रकार के जनित्र में जो फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए फील्ड पोल्स को उत्तेजित किया जा रहा है यहाँ पर, इसकी जो इसलिए उत्तेजित करने के लिए बाह्य वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बाहरी जो विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है स्व उत्तेजित जनित्र में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अब आइए, ये स्व उत्तेजित जनित्र का सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का फिगर है, शंट फील्ड है और ये आपका शंट फील्ड दिया गया है दोस्तों। ये तो पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ें हैं लिखा गया है, लेकिन आपका ये फिगर जो है ये इंपॉर्टेंट है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें दोस्तों स्व उत्तेजित जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी चुंबकीय जनित्र परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, अस्थायी चुंबकीय जनित्र परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है। ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ये दो प्रकार के होते हैं। और आपका जो पहला है
वो तो आपका एक ही है। और इसमें जो दूसरा है बी का सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का, ये इसमें दो होते हैं। अस्थायी चुंबकीय जनित्र है। इसमें पॉइंट देखेंगे, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका ये नेक्स्ट है, ये रहा आपका कॉइल। ये कॉइल्स हैं, ये स्टार्टर हैं, ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है। ये दोस्तों ये परमानेंट मैग्नेट है जो यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये कॉइल्स हैं, कॉइल्स इसके अंदर भरा गया है। ये जो है ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये ऊपर का ये, और ये कॉइल्स हैं। और आपका ये स्टार्टर है, आपका ये स्टार्टर है। अब आइए दोस्तों, ये युक्ति डायनमो आदि छोटे जनित्रों में होती है। नोट करेंगे दोस्तों, ये युक्ति डायनमो और आदि जो छोटी जनित्र होते हैं उसमें होती हैं। नेक्स्ट बी, अब बी देखेंगे दोस्तों। बी मतलब दूसरा, एक आपका हो गया जो अस्थाई जो परमानेंट मैग्नेट था। अब आइए दोस्तों विद्युत चुंबकीय जनित्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। अब इसमें आइए दोस्तों क्या दिखाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में। इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्र बाइंडिंग में जो संयोजन विधि के आधार पर ये जनित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी कुंडली जनित्र और दूसरा संट कुंडली जनित्र, तीसरा कंपाउंड कुंडली जनित्र। विद्युत चुंबकीय जनित्र में ये 3 प्रकार के होते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय जनित्र में 3 प्रकार के होते हैं। ये चुंबकीय जो क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसमें जो क्षेत्र बाइंडिंग के संयोजन विधि के आधार पर ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी कुंडली और दूसरा संट कुंडली, तीसरा कंपाउंड कुंडली। अब आपका नेक्स्ट है, अब आइए पहला श्रेणी कुंडली जनित्र के बारे में देखते हैं। सीरीज बाउंड जनरेटर, ये आपका रहा फिगर। और सीरीज बाउंड जनरेटर में इस जनित्र में आर्मेचर फील्ड बाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, श्रेणी कुंडली जनित्र में इस जनित्र में जो आर्मेचर फील्ड है, इसकी जो बाइंडिंग है, लोड तीनों क्रम में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनित्र को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। इस जनित्र को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए क्योंकि एसी अवस्था में खुला परिपथ हो जाने के कारण प्राप्त जो विद्युत वाहक बल या धारा का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जनित्र की जो फील्ड बाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। इस जनित्र की जो फील्ड बाइंडिंग मोटे तार कम लपेट वाली बनाई जाती है, श्रेणी कुंडली जनित्र। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में इस जनित्र का जो प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। श्रेणी जो कुंडली जनित्र है, इसमें जो जनित्र है इसकी जो प्रतिरोध है निम्न स्तरीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जनित्र में लोड परिवर्तन से जो टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित होता है। इस जनित्र में लोड परिवर्तन से जो टर्मिनल वोल्टेज है परिवर्तित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीरीज जनित्र होने के कारण हर जगह विद्युत धारा का मान समान होता है। अब आइए देखिए दोस्तों, ये कुछ सूत्र दिए गए हैं, इसको आप नोट करेंगे। IL इक्वल टू ISC इक्वल टू IA। यहाँ पर जहाँ IL इक्वल टू लोड धारा एम्पियर में है, ISC सीरीज फील्ड धारा एम्पियर में। यहाँ पर दोस्तों इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन वहाँ पर आएगा तो दोस्तों कन्फ्यूजन होगा। IL क्या है, लोड धारा एम्पियर में होगा, और ISC क्या है, सीरीज फील्ड धारा एम्पियर में होगा। IA क्या है, आर्मेचर धारा एम्पियर में होगा। अब आइए दोस्तों, IL इक्वल टू E बाई RA प्लस RSC प्लस RL। अब जहां E क्या कर रहा है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्टेज में है। ये रहा दोस्तों आपका एम्पियर में, अब ये रहा आपका वोल्टेज में और ओम में है। RA जो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो RA इक्वल टू आर्मेचर प्रतिरोध ओम में है, और RSC फील्ड प्रतिरोध ओम में है। RL इक्वल टू लोड प्रतिरोध ओम में है, लोड प्रतिरोध ओम में है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है,
इसका जो उपयोग डीसी पारेषण लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए ओम के लिए बूस्टर जनित्र के रूप में बूस्टर जनित्र के रूप में किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, देखिए दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जा रहा है। ये तो आपके लिए बहुत खास हो रहे हैं। आपका ये जो जनित्र है आपका ये खास है, इसको आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। शंट जनित्र, शंट जनरेटर क्या है? ये रहा आपका शंट फील्ड, शंट जनरेटर, ये रहा आपका आर्मेचर और लोड भी है। और दोस्तों यहाँ पर शंट जनित्र के बारे में देखेंगे। आपका ये दूसरा है पॉइंट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, शंट जनित्र में क्या क्या होते हैं। इसमें फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयोजित होता है। इसमें क्या होता है, फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयोजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। इस जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। उसमें क्या हो रहा था, लोड चाहिए। इसमें शंट जनित्र में लोड नहीं चाहिए। लोड देने पर, क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो विद्युत धारा का जो प्रवाह मुख्य रूप से क्या होगा, लोड की ओर होने लगेगा और फील्ड बाइंडिंग को नहीं मिल पाता है। इस अवस्था में जो प्रेरित विद्युत धारा का जो मुख्य प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा और फील्ड बाइंडिंग को नहीं मिल पाता है लोड जब होने पर। फलस्वरूप क्या हो रहा है, फील्ड बाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाता और प्रायः यह विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। नोट करेंगे दोस्तों इसमें जो कमियां हो रही हैं, क्या हो रही हैं कि ये लोड देने पर जो फील्ड बाइंडिंग को नहीं मिल पाता, इसकी जो विद्युत धारा का जब प्रवाह हो रहा है तो फील्ड बाइंडिंग में क्या होगा, जब लोड दे देंगे तो फील्ड बाइंडिंग तक ये नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाता। इसका जो फलस्वरूप इसकी जो फील्ड बाइंडिंग पूर्व चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाता और प्रायः या विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। आपका नेक्स्ट है पॉइंट है, देखिए दोस्तों इस जनित्र की जो फील्ड बाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। शंट फील्ड जो जनित्र है, कुंडली जनित्र है, शंट कुंडली जनित्र है, इसमें जो फील्ड बाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। शंट जनित्र में जो आर्मेचर धारा IA है, IA इक्वल टू, ये सूत्र है नोट करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, IA इक्वल टू IL प्लस ISH है, जहां IL इक्वल टू लोड करंट एवं ISH क्या है, शंट फील्ड करंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग, एक्साइटर, लिफ्टिंग लोड, स्थिर वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग आदि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाइंडिंग, एक्साइटर, लिफ्टिंग लोड, स्थिर वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग आदि के लिए किया जाता है। शंट जनित्र आपका नेक्स्ट है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को देखते हैं। यदि डीसी शंट जनित्र का जो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। समझ गए दोस्तों। अब जो शंट जनित्र है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देने पर जो इसकी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गई हैं ये प्राप्त हो जाएगा कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित करने पर। अब आइए दोस्तों तीसरा, कंपाउंड जनित्र के बारे में जानेंगे। कंपाउंड जनित्र, पहला पॉइंट है, डीसी जनित्र के लिए जो फील्ड बाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर, जब डीसी जनित्र के जो फील्ड बाइंडिंग को क्या किया जा रहा था, दो भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को उसके समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वह कंपाउंड जनित्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो आउटपुट है विद्युत वाहक बल फुल लोड या नो लोड दोनों स्थिति में स्थिर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो आर्मेचर सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट की तथा शंट फील्ड बाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट की होती हैं। मतलब दोस्तों इसका एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है कि जो आर्मेचर सीरीज बाइंडिंग है इसमें जो मोटा तार लग रहा है और जो शंट फील्ड बाइंडिंग है ये पतले तार हो रहा है, मतलब दोनों का मिक्स है।
जो पहला दूसरा था, यहाँ पर तीसरे में दोनों का मिक्स है, ये कंपाउंड जनित्र बना रहा है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये रहा आपका कंपाउंड जनित्र का फिगर। कंपाउंड जनित्र का फिगर और कंपाउंड जनित्र के किस्में देखेंगे। इसमें पहला देखेंगे दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र के किस्म भी हैं और इसमें देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र क्या कर रहा है, इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड तथा सीरीज द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्यरत होते हैं। दूसरा है इसका जो उपयोग आर्क वेल्डिंग में तथा चाप वेल्डिंग में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लोड करंट बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है, इससे भी क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र से। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दूसरा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में, पॉइंटें देखेंगे। इस प्रकार के जनित्र में शंट तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं। इसमें कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में, और सीरीज और किसमें शंट में दोनों जो फ्लक्स हो रहे हैं एक दूसरे के सहायक होते हैं। और यहाँ पर देखिए इनका जो उपयोग स्ट्रीट लाइट, इसका कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र से क्वेश्चन भी बनते हैं। और इसमें जो स्ट्रीट लाइट, रेलवे, लेथ मशीन जिसे कहते हैं दोस्तों, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, रेलवे, लेंथ मशीन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इत्यादि में किया जाता है। दूर के भार की आपूर्ति में भी इसका उपयोग होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। अब आएंगे दोस्तों डीसी जनित्रों में जो क्षतियां होती हैं इसको सीखेंगे। डीसी जनित्र में क्षति देखते हैं दोस्तों पॉइंट में चल के। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। डीसी जनित्र में जो क्षतियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो है ताम्र क्षति, दूसरा लौ क्षति, तीसरा यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, लौ क्षति से क्वेश्चन बनते हैं, ताम्र क्षति से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों आपको देखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ताम्र क्षतियां क्या है, कॉपर लॉस कहते हैं, इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन। ताम्र क्षति यह वैद्युत शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशेज के संपर्क प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। ब्रश के बारे में आप डिटेल में देखे हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। और यह वैद्युत शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशेज के संपर्क में क्या हो रहा है, प्रतिरोध के कारण पैदा होती है, ताम्र क्षति। आपका नेक्स्ट है, अब आइए लौ क्षति कैसे होती है। अब लौ क्षति के बारे में देखेंगे दोस्तों। आर्मेचर तथा जो फील्ड की जो क्रोडों में होने वाली जो वैद्युतिक शक्ति की क्षति लौ क्षति कहलाती है। जो क्रोड में, उसके क्रोड में क्षति हो रही, वैद्युत शक्ति की क्षति हो रही है, वो लौ क्षति कहलाती है। लोहे में जाएंगे, जैसे आपका इंटरव्यू हुआ तो लौ क्षति किसे कहते हैं, लौ क्षति कहाँ होता है, लौ क्षति कैसे होती है, तो वहां पर जाएंगे तो आर्मेचर तथा जो फील्ड होती है, आर्मेचर तथा फील्ड के जो क्रोड होते हैं उसके बीच में जो वैद्युत शक्ति की क्षति होती है वो लौ क्षति कहलाती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ये भी लौ क्षति 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे दोस्तों हिस्टैरिसीस क्षति। अब देखेंगे हिस्टैरिसीस क्षति, पहला देखेंगे दोस्तों लौ आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई वैद्युत शक्ति की क्षति हिस्टैरिसीस क्षति कहलाती है। हिस्टैरिसीस क्षति के बारे में पहले सीखेंगे। यहाँ पर लौ आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा जो विचुंबकित होने में हुई वैद्युतिक शक्ति की क्षति हिस्टैरिसीस क्षति कहलाती है। इसका सूत्र हिस्टैरिसीस क्षति का नोट करेंगे दोस्तों, WH इक्वल टू ईटा है इंटू BM 1.6 FU। इसको नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है हिस्टैरिसीस क्षति के बारे में। और यहाँ इसके बारे में दिया गया है डिटेल में कि क्या चीजें हैं। जहां WH हिस्टैरिसीस क्षति वाट में है, F फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। ये दोस्तों नीटा है। इस फिगर को आप जाएंगे देखेंगे ये नीटा ही है कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमको। ये ईटा है, देख लेंगे इस फिगर को। हिस्टैरिसीस नियतांक भी कहते हैं इसको। और BM इक्वल टू अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वेबर बाई मीटर स्क्वायर में। और यहाँ पर V क्या है, क्रोड आयतन है। क्रोड का आयतन M पावर 3 में और F फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों WH ईटा इंटू BM 1.6 पॉइंट FU देखते हैं दोस्तों, इसको आप देखिएगा हिस्टैरिसीस क्षति के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों। हिस्टैरिसीस क्षति के बारे में जो सूत्र हैं, इसको फार्मूला का नाम सर्च करके दोस्तों इसको देखेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों एडी करंट क्षति क्या होता है। एडी करंट क्षति के बारे में देखेंगे। एडी करंट लॉस, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान प्रेरक चालक में जो विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप आर्मेचर कोर में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। दोस्तों इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, नोट करेंगे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें जो गतिमान प्रेरक चालक हैं, इसमें जो विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप आर्मेचर कोर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है इसके अनुरूप है हो जाता है। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण कोर में प्रवाहित विद्युत धारा अनावश्यक रूप से वैद्युतिक शक्ति की खपत करती है, जिसे एडी करंट क्षति कहते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पे V = BM स्क्वायर पॉइंट F² जहाँ WE क्या है, एडी करंट लॉस है वाट में, BM अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर में है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, और T क्या है, लेमिनेशन की मोटाई है mm में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेचर कोर को लेमिनेट बनाने से एडी धारा जो क्षति का मान है कम होता है। आर्मेचर कोर को लेमिनेट बनाने से एडी धारा क्षति का मान कम हो जाता है। अब आइए दोस्तों तीसरा, यांत्रिक क्षति के बारे में सीखेंगे। आपका वहां पर 2 हो गया लौ क्षति में। अब आइए दोस्तों यहाँ पर आर्मेचर के आयु के घर्षण से देखते हैं। यहाँ पर लौ क्षति है, लौ क्षति में आपका हिस्टैरिसीस क्षति है और एडी करंट क्षति है। अब आइए यहाँ पर यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस है दोस्तों यांत्रिक क्षति, आर्मेचर के जो वायु के घर्षण से, बियरिंग के घर्षण से तथा ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली जो क्षति यांत्रिक क्षति कहलाती है। किस किस घर्षण से आपकी यांत्रिक क्षति हो रही, आर्मेचर के वायु के घर्षण से, बियरिंग के घर्षण से, ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली क्षति यांत्रिक क्षति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीसी जनरेटर की सारी क्षतियों को, डीसी जनरेटर की जो सारी क्षतियां हैं को सुविधापूर्वक निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, सुविधापूर्वक से। अब आइए दोस्तों जो क्षतियां हैं सुविधापूर्वक डीसी जनरेटर में, स्ट्रे क्षति, लौ क्षति, स्ट्रे क्षति = लौ क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। अब नियत क्षति क्या है, स्ट्रे क्षति आपका लौ क्षति यांत्रिक क्षति है, और नियत क्षति क्या है, लौ क्षति पहले है फिर यांत्रिक क्षति है फिर शंट फील्ड क्षति है। अस्थिर क्षति क्या है, अस्थिर क्षति = आर्मेचर क्षति है इसमें, फिर प्लस सीरीज फील्ड क्षति है। नेक्स्ट है अतः कुल क्षति टोटल लॉस = क्या है, नियत क्षति है, यहाँ पर अस्थिर क्षति है, अस्थिर क्षति है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, अब आइए दोस्तों इस पॉइंट पर देखेंगे डीसी जनित की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें क्या हो रहे हैं, इसकी डीसी जनित की क्षमताओं में यांत्रिक क्षति। रुक जाइए दोस्तों, आपको मैं इसके बारे में बता ही दे रहा हूँ। ये कौन सा फिगर है, ये आपका फिगर ईटा है, ये आपका फिगर ईटा है, नोट कर लेंगे दोस्तों। आपका ये फिगर ईटा है। यांत्रिक दक्षता क्या है, ईटा पावर m, यांत्रिक दक्षता को ईटा से प्रदर्शित किया गया है। इसके पावर m = उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बाय इनपुट यांत्रिक शक्ति गुणे 100%। और दूसरा क्या है, वैद्युतिक दक्षता, ईटा ई, वहां पर m था, यांत्रिक दक्षता प्रदर्शित कर रहा था, अब वैद्युतिक दक्षता प्रदर्शित कर रहा है।
ईटा ई इक्वल टू क्या है, आउटपुट। आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बाई में क्या हो रहा है, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति गुणे 100%। तीसरे में व्यावसायिक दक्षता को ईटा सी से प्रदर्शित किया गया है, इक्वल टू आउटपुट वैद्युत शक्ति बाई इनपुट यांत्रिक शक्ति गुणे 100%। अब व्यावसायिक दक्षता जो है ईटा सी इक्वल टू यांत्रिक दक्षता कोष्टक में ईटा एम गुणे वैद्युतिक दक्षता ईटा ई। मतलब व्यावसायिक दक्षता में क्या क्या है, ये दो आपका फार्मूला है। व्यावसायिक दक्षता ईटा सी इक्वल टू यांत्रिक दक्षता ईटा एम, ईटा का पावर एम गुणे वैद्युतिक दक्षता ईटा का पावर ई। नेक्स्ट पॉइंट है डीसी जनित्र की जो दक्षता होती है, नोट करेंगे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीसी जनित्र की जो दक्षता होती है 85 से 95% तक होती है, 85 से 95% तक होती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब आइए ये पॉइंट देखेंगे दोस्तों, डीसी जनित्र का समानांतर प्रयोग। डीसी जनित्र का समानांतर प्रयोग, ये आपका रहा डीसी जनित्र का समानांतर प्रयोग में फिगर, ये आपका फिगर है, आपका चित्र है। और आपका नेक्स्ट है, अब आइए यहाँ पर पॉइंटें देखते हैं। डीसी कौन सा है, डीसी जनित्रों का समानांतर। अब आइए इसमें क्या कह रहा है, डीसी जनित्र में समानांतर, दो जनित्रों को समानांतर चलाने के लिए, दो जनित्रों को समानांतर चलाने से जो सप्लाई की स्थिरता के साथ साथ क्या हो रहा है, स्थिरता के साथ साथ मरम्मत की सुविधा भी मिल जाती है। दो जनित्रों को समानांतर चलाने से सप्लाई की जो स्थिरता के साथ साथ क्या हो रही है, मरम्मत की सुविधा भी मिल जाती है और जो अतिरिक्त इकाई लगाने का काम आसान हो जाता है। अब आइए दो जनित्रों के समानांतर चालन की अवस्थाएं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं दो जनित्रों को समानांतर में चलाने के लिए, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत ऐसी मशीनें होती हैं, ऐसी जनित्रें होती हैं कि जहां ज़रूरत पड़ने पर दोनों को काम में लिया जाता है। और यहाँ पर दो जनित्रों के समानांतर चलाने की अवस्थाएं आपको यहाँ पर देखना है, ये जरूरी है, क्योंकि दो चीजें एक साथ चलाने के लिए आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर दिया गया है, इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए। दो जनित्रों को समानांतर चलाने की अवस्थाएं क्या है, धन धन से ऋण ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए। नोट करिए पहला पॉइंट, क्या करना चाहिए दोनों चीज को जोड़ने के लिए, पहले जो धन धन है और ऋण ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, दोनों जनित्रों की जो वोल्टेज समान होनी चाहिए, दोनों जनित्र हैं उसकी जो वोल्टेज है समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसको जांच करते हैं। तीसरा, दोनों जनित्रों की क्षमता समान होनी चाहिए, मतलब वो 10 केवी का है, किलोवाट का है तो 10 किलोवाट का वो भी होना चाहिए, इसकी जो क्षमता है समान होनी चाहिए। और दूसरा देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, अगर दो जनित्र समानांतर में चल रहे हो तो, दो जनित्र हैं समानांतर में चल रहे हैं और एक जनित्र हटा लिया जाए तो पहले की जो उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मतलब जब हटाएंगे, एक जनित्र को हटाएंगे, जब पहले की जो हटाएंगे उसकी उत्तेजना को धीरे धीरे कम किया जाएगा, कम होगा, और दूसरे की जो उत्तेजना होगी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। उस पर तो लोड जैसे बढ़ेगी उसकी उत्तेजनाएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ, डिस्ट धारा जनित और डीसी जनरेटर। दोस्तों कहते हैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा दोस्तों, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और जो सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए आने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।